Welcome everybody. I am Kamna from Hindi IAM. आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रतिवेदन नामक विषय। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिवेदन का मतलब जान लेते हैं कि आखिर प्रतिवेदन होता क्या है। प्रतिवेदन शब्द प्रति, उपसर्ग और विद धातु के योग से मिलकर बनता है और इसका अर्थ होता है सम्यक अर्थात पूरी जानकारी। इस प्रकार जो प्रतिवेदन है उससे अभिप्राय है कि अनुभव से युक्त विभिन्न तथ्यों का विस्तृत लेखा जोखा। हम जिस भी चीज के बारे में प्रतिवेदन लिखते हैं तो उसमें हमारा अपना अनुभव भी होता है और जिन भी तथ्यों को हम उसमें समेटना चाहते हैं उनका विस्तृत लेखा जोखा होता है, अर्थात बारीकी से छानबीन करके हम प्रतिवेदन में चीजों को डालते हैं। आइए अब हम प्रतिवेदन और रिपोर्ट का अंतर समझ लेते हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षाओं में भी आ सकता है कि प्रतिवेदन और रिपोर्ट में क्या अंतर है। तो प्रायः रिपोर्ट और प्रतिवेदन को समान अर्थ में ले लिया जाता है, लेकिन प्रतिवेदन शब्द का जो अर्थ है, जो स्वरूप है और विषय वस्तु है वो रिपोर्ट से काफी भिन्न है। जैसे पुलिस को घटना की रिपोर्ट दी जाती है, डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट पढ़ता है या संवाददाता समाचार के लिए रिपोर्ट लिखता है। यहाँ पर क्या है कि जो रिपोर्ट का अर्थ है वो सामान्य विवरण से है, यानी बिल्कुल एक सामान्य जो तथ्य है वो रिपोर्ट में लिखे जाते हैं। लेकिन जो प्रतिवेदन होता है उसमें किसी घटना का या कार्य योजना का अनुभव और तथ्यों से परिपूर्ण विवरण होता है। उसमें अनुभव भी शामिल होते हैं और तथ्य भी शामिल होते हैं और लिखित रूप से उसे प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हम कार्य विशेष की जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही साथ अनेक प्रकार के आंकड़े भी दिए जाते हैं और आंकड़ों के माध्यम से निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। उसके बाद सुझाव भी दिए जाते हैं और संस्तुतियां भी दी जाती हैं। यानी प्रतिवेदन में सिर्फ सामान्य विवरण ना देकर हम निष्कर्ष तो निकालते ही हैं कि लास्ट में क्या रिजल्ट रहा और उस रिजल्ट के साथ उसे बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है वो सुझाव और संस्तुतियां भी देते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि प्रतिवेदन के भेद क्या है, अर्थात प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिवेदन दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक प्रतिवेदन और दूसरा अनौपचारिक प्रतिवेदन। औपचारिक प्रतिवेदन क्या होता है? जब सरकार या किसी संस्था अथवा विशिष्ट अधिकारी के आदेशानुसार किसी कार्य विशेष के बारे में प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तो उसे औपचारिक प्रतिवेदन कहा जाता है। अर्थात जब किसी सरकारी कार्य से या किसी विशिष्ट संस्था के द्वारा या किसी विशिष्ट अधिकारी के द्वारा जब किसी कार्य के बारे में कोई प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तो उसे औपचारिक प्रतिवेदन कहा जाता है, क्योंकि वो औपचारिक स्तर पर तैयार किया जाता है। इसके विपरीत जो अनौपचारिक प्रतिवेदन है वो किसी व्यक्ति विशेष का अपना अध्ययन एवं निष्कर्ष होता है। जो औपचारिक प्रतिवेदन है उसमें वस्तुनिष्ठता और तथ्यात्मकता होना जरूरी है, लेकिन अनौपचारिक प्रतिवेदन में इस प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होता और समाचार पत्रों में जो अनौपचारिक प्रतिवेदन है वो प्रकाशित होते रहते हैं। इसमें अकेला व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। अगर मोटे तौर पर हम समझना चाहते हैं तो औपचारिक प्रतिवेदन सरकार या विशिष्ट संस्था के द्वारा तैयार कराया जाता है और जो अनौपचारिक प्रतिवेदन होता है वो किसी व्यक्ति विशेष का अपना खुद का अध्ययन और निष्कर्ष होता है। उसमें उसके खुद के विचार सम्मिलित होते हैं, जबकि औपचारिक प्रतिवेदन में इस तरह की चीजों के लिए कोई स्थान नहीं होता। उसमें किसी तरह की मनगढ़ंत बातों को शामिल नहीं किया जाता, तथ्यात्मक बातें ही होती हैं। प्रतिवेदन को लिखने से पहले ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, तो उन्हें देखते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रतिवेदन के लिए हमें रूपरेखा बना लेनी चाहिए। दूसरा, तथ्यों को अच्छी प्रकार से संकलित करना चाहिए, उन्हें इकट्ठा करना चाहिए। तीसरा, जो हम अध्ययन करें वो विवेकपूर्ण हो, बुद्धिमत्ता से किया गया हो, निष्पक्ष हो, अर्थात किसी भी एक पक्ष के पहलुओं को ही उजागर ना करे, दोनों तरह के पक्षों को शामिल उसमें रखना चाहिए। नंबर 4 है विचारों की प्रामाणिकता। हम जो भी विचार उसमें रखें वो प्रामाणिक हो, वो झूठ पर आधारित ना हो, उनमें सत्यता का पुट अवश्य होना चाहिए।
नंबर 5 है विषय केंद्रित अध्ययन। जो भी हम जिस चीज के बारे में प्रतिवेदन लिखना चाहते हैं वो विषय केंद्रित होना चाहिए, अर्थात विषय से भटकना नहीं चाहिए। अगला है सही निर्णय। जो भी हम रिजल्ट देते हैं उस प्रतिवेदन को लेकर, उसके अंदर जो भी जानकारियां हैं उनके बारे में जो रिजल्ट है, जो निर्णय है, वो सही होना चाहिए। और अंतिम है कि अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जो प्रतिवेदन है बहुत ज्यादा लंबा उसको नहीं करना चाहिए, उसमें विस्तार की गुंजाइश उतनी ही रखें कि वो बोझिल ना हो। इस प्रकार हमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं, इन्हीं तथ्यों को अपने प्रतिवेदन में रखते हैं, तो हमारा प्रतिवेदन यकीनन बहुत ही अच्छा बनेगा और सारी जानकारियां अपने में समेट कर रखेगा। तो आइए प्रतिवेदन का एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे आपको प्रतिवेदन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिवेदन है कि विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी हैं श्री रामपाल यादव, उन्होंने एक समिति का गठन किया है जो विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति के लिए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। तो उसका क्या प्रारूप रहेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको प्रतिवेदन का नाम देना है। नाम में आप देंगे कि समिति द्वारा विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति के लिए प्रधानाचार्य जी को सौंपा गया प्रतिवेदन। उसके बाद हम सदस्यों के नाम लिखेंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 सदस्य लिए गए हैं तो आप इस तरीके से किसी भी 5 सदस्यों के नाम दे सकते हैं। समिति ने इस दिशा में अध्ययन किया कि वर्तमान में विद्यालय का जो विकास है और उन्नति है वो इस गति से नहीं हो रही है जैसी कि उसे अपेक्षा थी, और अध्ययन किया गया कि निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। अब कौन कौन से वो क्षेत्र हो सकते हैं उनका विवरण आगे है। हमारा पहला पॉइंट जो समिति द्वारा रखा गया है वो है कि विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं और जो पीने का पानी है, स्वच्छ शौचालय है, उसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा है विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा का प्रावधान तो है लेकिन शिक्षकों की कमी ने उसे अवरुद्ध कर दिया है, इसलिए कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अगला है विद्यालय में पुस्तकालय और जो शारीरिक शिक्षा कक्ष है उसमें विद्यार्थियों के अनुरूप उसमें पुस्तकें और खेल सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे कि बच्चे उनका समुचित उपयोग कर सकें। और छात्रों के विकास के लिए अभिभावकों से लगातार संपर्क रखा जाए। नैतिक शिक्षा के वर्धन के लिए प्रार्थना सभा एवं सदन व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया जाए। और अंतिम है कि प्रत्येक 3 माह के पश्चात उपर्युक्त सुझावों की प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए। प्रतिवेदन के अंत में दिनांक देना चाहिए और सबसे अंतिम जो होगा उसमें हमें सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करवाने हैं। पद नाम के साथ सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रकार अगर पूरे प्रतिवेदन को कुछ ही शब्दों में समेटा जाए तो प्रतिवेदन में सबसे पहले हमें प्रतिवेदन का नाम देना है, उसके बाद सदस्यों के नाम देने हैं, उसके बाद प्रतिवेदन का प्रारूप बीच में लिखना है कि किसके बारे में प्रतिवेदन है, फिर प्रतिवेदन में सुझाव देने हैं कि आखिर जो भी प्रतिवेदन तैयार किया गया है उस दिशा में क्या क्या सुझावों की गुंजाइश है, और अंत में दिनांक तथा सदस्यों के हस्ताक्षर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।